प्रिय मित्रों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपने पिछले दो वीडियोस में उष्मा से संबंधित टॉपिक पढ़ी, जिसमें एक में आपने उष्मीय पैमाना पढ़ा और दूसरे वाले हेडिंग में आपने पढ़ा उष्मीय प्रसार। अब हम उष्मा के तीसरे टॉपिक की तरफ हैं, जिसमें उष्मा के संचरण पर बातचीत करेंगे। ठीक है, ये हमारी अगली आज की हेडिंग है, उष्मा संचरण। इसके बाद हमारे पास केवल एक चैप्टर रह जाएगा, जिसमें ms डेल्टा टी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन वाला चैप्टर है, थोड़ा लंबा भी होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा अगला है फ्लो ऑफ हीट। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है फ्लो ऑफ हीट। तो यानी कि इसके बाद एक और वीडियो और उष्मा के सारी हेडिंग्स आपकी समाप्त हो जाएगी। तो उष्मा संचरण या फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, हर कोई जानता है कि किसी भी चीज का बहाव, चाहे वो धारा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ताप हो, उसका प्रवाह हमेशा किधर से किधर होता है। तो जवाब है सर उच्च से निम्न की तरफ। अभी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ताप मिति पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। जैसे किसी ने लिखा कि सर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उधर वाला हमारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, ताप किधर से किधर चलेगा? तो जवाब होगा सर 120 से 30 डिग्री की तरफ। लेकिन ये जो चलने का इसका मेथड है वो अलग अलग हो सकता है कि पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव्य है, गैस है। इसको ध्यान में रखकर हमारा जो फ्लो का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये फ्लो कितने प्रकार के होते हैं, तो उष्मा संचरण कितने प्रकार से हो सकता है, यानी कि हीट फ्लो कितने के प्रकार से हो सकता है, तो कहेंगे सर जी 3 प्रकार से, 3 टाइप। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि उष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है, तो इसका आंसर होगा 3 तरीके से होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, कौन से वो 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, चालन। फर्स्ट है हमारा चालन। ठीक है, चलना, नॉर्मली मूव करना। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इस तरीके से कौन चलते हैं, अगर कोई पूछे तो इसका जवाब सिंपल है, ठोस यानी कि सॉलिड। सॉलिड ज्यादातर, सॉलिडों में जो हीट का प्रवाह होता है वो ज्यादातर किसके तरीके से होगा, कंडक्शन के तरीके से। असल में जब हम ठोस की अंदर की बनावट देखते हैं तो ठोस में हमें कई सारे छोटे छोटे कण मिलते हैं जो एक दूसरे के पास 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 बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा पसंदीदा एग्जांपल है। जब हम संचरण का एग्जांपल लें तो बेस्ट एग्जांपल साइकिल है। साइकिल स्टैंड में कई सारी साइकिलें एक साथ ऐसे खड़ी रहती हैं, और अगर आपने एक साइकिल को धक्का मार दिया तो एक दूसरी को, दूसरी तीसरी को, चौथी पांचवी को, या इसी का दूसरा एग्जांपल आप खड़े ऐसे ताश लगा लें। ठीक है, एक को अगर आप धक्का मारेंगे तो एक ताश दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे गिराता चला जाएगा। तो अगर यहां पर मान लेते हैं ताप हमारा T1 है और वहां पर क्या है, T2 है, ये उच्च है और वो वाला क्या है, निम्न है, तो क्या होगा, तो अगर मैंने इस सिरे पर हीट ज्यादा रखी हुई है तो ये हीट इसको ट्रांसफर होगा, इस अणु को, ये अणु इस अणु को, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ऐसे ऐसे करते करते एक दूसरे को ट्रांसफर करते उस सिरे तक पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरीके से हीट का फ्लो करना, जिसमें एक अणु यहां ऊर्जा लेकर, यानी कि एक पार्टिकल ऊर्जा लेकर दूसरे वाले को ट्रांसफर करता चला जाता है, इस तरीके से जो पास आउट होता है वो कंडक्शन है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं कोई क्लासरूम में बैठे बच्चों को ले सकता हूं, जिसमें मैंने क्या कहा कि भैया बैठे थे ये लोग 5 लोग 6 लोग, हमें यहां से हम खड़े होकर टॉफी बांट रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको थमा देता था और कहता था भैया पीछे वालों को देते चले जाओ, और जब सब देते चले जाएंगे अंत में तुम ले लेना, जब लास्ट आ जाएगा तो तुम ले लेना। तो इस तरीके से अगर फ्लो चल रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, चालन कहेंगे। इस प्रक्रिया में जो हीट का फ्लो होगा ऑब्वियस है धीरे धीरे होगा, क्योंकि किसी के भी पास आप कोई टॉफी दोगे तो पहले वो देखेगा ललचाई नजरों से, तब पड़ोसी को ट्रांसफर करेगा। तो सेम उसी प्रकार समझिए कि एक अणु दूसरे को, दूसरा अणु तीसरे को, ऐसे देता हुआ चला जाएगा। अब यहां पर हीट के फ्लो करने, अगर हीट को मैं Q से दर्शाऊं और समय को T से दर्शा लूं तो Q बाई T क्या कहलाएगा, उष्मा प्रवाह की दर। उष्मा प्रवाह की दर यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, इस पर जरा गौर करिएगा। पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा तापांतर।
तापांतर जितना ज्यादा होगा उतना तेजी से हीट करेगा। भाई गरम गरम चीज किसी के हाथ में रख दीजिए, मैं आपके हाथ में गरम से रखूं तो आप खट से क्या करेंगे, इसको उछाल देंगे। हाथ में आते ही चीजों को उछाल देंगे, तो यहां रखते ही उछाल देंगे। तो तापांतर जितना ज्यादा, डेल्टा टी जितना ज्यादा, उतना तेजी से हीट आपका फ्लो करेगा। इधर देखिएगा, यहां पर अगर ये एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये बढ़ जाए तो हमारे एजेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि पार्टिकल्स जो कि हमारे हीट को लेकर जा रहे हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेंगे, नीचे की तरफ और इंक्रीज करेंगे। तो एरिया जितना बढ़ाएंगे आपके एजेंट्स उतने ज्यादा होंगे, यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसे चल कर जाना, तो ये बताइए चलना है तो चलने में थकान भी होगी, दूरी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा थकान। पास चलना हो, जल्दी से कूद जाए, वहां तक जाना हनुमान जी की तरह जंप मार दे। मैंने कहा मुझे यहां से कानपुर जाना है तो चलेंगे, कुछ दूर बाद थकेंगे, हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में बैठकर पानी भी पिएंगे। यानी कि जितना ज्यादा ये लेंथ लंबाई इसको चलना होगा वो उतना ज्यादा इसके लिए तकलीफ का विषय है। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल्टा एक्स। तो अब Q बाई टी का फॉर्मूला निकालेंगे। आदतन प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो एक के लग जाता है, के डेल्टा टी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, के डेल्टा टी, उसके बाद ए, और बगल बटे में क्या लगा देंगे, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे उष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला। तो उम्मीद करते हैं ये बड़े आराम से समझ में आ गया होगा और आपके दिमाग में बैठ गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब जरा यहां पर अगर बात करें हम लोग के की, तो के को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर जवाब है सर पदार्थ की चालकता। क्या बोलते हैं, पदार्थ की चालकता। ये पदार्थ पदार्थ पर डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल कैसा है, उसी हिसाब से उसका व्यवहार होता है, उसी हिसाब से उसमें हीट फ्लो करता है। जैसे लकड़ी धीरे धीरे सुलगेगा, ठीक है, लकड़ी से हीट आपको प्रवाह करना हो तो लकड़ी का हत्था हम क्यों लोहे में लगाते हैं, जैसे तावा है उसमें हत्था क्यों लगाते हैं, लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, लकड़ी धीरे धीरे गर्म होगा। तो ये के यानी कि पदार्थ की चालकता पर डिपेंड करता है। ठीक है, हायर लेवल टॉपिक हम पढ़ते तो ये भी जरूर पूछते कि के का मात्रक क्या है। हालांकि अभी भी मैं पूछ ले रहा हूं, क्यू को आप किस में नापेंगे, जूल में, इसको नापेंगे सेकंड में, सेकंड ऊपर गया तो जूल पर सेकंड हो गया। के के बारे में अभी नहीं मालूम, डेल्टा टी तापांतर है, केल्विन में नाप लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, केल्विन में नापते ही रहे हैं। एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, नीचे लंबाई भी मीटर में तो कट जाएगा, इसको नीचे पटक दीजिए, के बराबर जूल पर सेकंड, नीचे केल्विन आ गया और उसके बगल में एम आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने इसको भी के रखा है, इसको भी के, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केल्विन ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड, ये ऊपर गया, केल्विन के ऊपर भी क्या आ जाएगा आपका -1 और मीटर के ऊपर भी क्या आ जाएगा -1। तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड, केल्विन पर इनवर्स और मीटर पर भी इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारे नीट वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उन सब एग्जाम्स में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही इस पर कोई न्यूमेरिकल पॉलिटेक्निक या फिर वनडे एग्जाम पर कहीं पूछा गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जरूर है कि चालन में हम एक एक पार्टिकल को धीरे धीरे हीट ट्रांसफर करवाते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट फ्लो करता है धीरे धीरे। इसीलिए सबसे धीरे अगर कोई पूछे उष्मा का संचरण कहाँ होता है, तो सबसे धीरे, ठीक है, सबसे धीरे उष्मा का संचरण, ठीक है, उष्मा का संचरण किसमें होता है भैया, चालन विधि में होता है। किस विधि में, चालन विधि में। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिएगा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं ऑब्जेक्टिव में बनाना चाहूं तो बता सकता हूं। जैसे कोई बर्फ है, उसके ऊपर हम लोग बुरादा लगा देते हैं। बुरादा क्यों लगा देते हैं, क्योंकि बुरादा या लकड़ी से ही निकला है, तो वो बैड कंडक्टर होता है उष्मा का, तो वो बर्फ को संपर्क बाहरी वातावरण से होने नहीं देता है, वहां तक पहुंचने में हीट को टाइम लगने लगता है, जिससे वो गलने से बच जाता है। ऐसे ही देखिएगा सर्दियों में अगर आप मोटा स्वेटर पहने, उसके बजाय 2 कमीज पहन ले, तो 2 कमीज पहनने में क्या होगा, एक कमीज इसके नीचे, तो 2 कमीज के बीच में हवा भर जाएगी और हवा उष्मा की बैड कंडक्टर है, तो बाहर जब ठंड आएगा तो इस ठंड को अंदर जाने में दिक्कत होगी। बल्कि ये कह दें उल्टा होता है, हमारा शरीर गर्म होता है, ठीक है, हमें ठंड क्यों लगती है जरा इसको भी समझ ले। हमारा शरीर गर्म होता है, ठंडी के दिनों की बात करें, और बाहर का वातावरण क्या होता है, बाहर का वातावरण हमारा जो होता है, वातावरण
हमारा जो होता है वो ठंडा होता है। तो ऑब्वियस है जब ये गर्म है वो ठंडा है तो यहाँ से यहाँ की तरफ हीट जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ, और आपकी हीट अगर निकलेगी तो आपको ठंड तो लगेगा ही। लेकिन अगर आपने दो स्वेटर मतलब दो टी शर्ट पहन लिए तो यहाँ पर ये गर्म तो होगा आपका शरीर। अब यहाँ से अगर हीट निकलता भी है तो बीच में क्या भरा हुआ है? हवा। हवा बैड कंडक्टर है तो इस हीट को ट्रांसफर होने जल्दी नहीं देगी। तो इन दोनों के नाते बीच में एक लेयर बन जाती है जो हमारे यहाँ और वहां के संपर्क में डिस्टरबेंस पैदा करती है या टाइम बढ़ा देती है, इसलिए हमको ठंड कम लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कॉमन सेंस पर जवाब इसके दिए जा सकते हैं। ठीक है, चलें अगले मेथड की तरफ, और वो हमारा अगला मेथड क्या है? संवहन। ठीक है, संवहन। पहला आपने पढ़ लिया कंडक्शन, दूसरा हमारा है संवहन यानी कि कन्वेक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस ये जनरली कहाँ मिलता है हमको? तो जवाब है सर द्रवों में। ठीक है, द्रव में, लिक्विड में हमें मिलता है। कैसे? तो जवाब है बहुत ही सिंपल है सर। हम किसी बर्तन में जब पानी भर देते हैं तो क्या होगा? जरा बताइए, हीट करेंगे तो क्या होगा? जो पास है वो गर्मी ज्यादा पाएगा, जल्दी पाएगा, और गर्म चीजें हल्की होती हैं। तो ये पानी गर्मी पाकर कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला पानी गर्मी पाया नहीं तो ये ठंडा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा? नीचे भाग आएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी चीजें भारी होती हैं। तो इस तरीके से साइक्लिक वे में ये पानी के हीटअप चलेगा। जो नीचे गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो ठंडा होगा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से गर्म ठंडा वाला जो सिस्टम है साइक्लिक वे में जब चलता रहेगा तो एक समय आएगा जब हमारा पूरा जल जो है गर्म हो जाएगा। ये तरीका जनरली किसमें पूछा जाता है क्वेश्चन केवल? तो द्रवों में सबसे ज्यादा इस तरीके से हमारा हीट फ्लो होता है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि ये अगर तेजी की बात लिया जाए तो चालन से ज्यादा तेजी से यहाँ पर हीट फ्लो होता है। तो सेकंड नंबर पर हम कह रहे हैं हमारा संवहन आता है। अभी तीसरा हम पढ़ने चलेंगे, वो सबसे तेज उष्मा का संचरण करता है। तो सबसे सुस्त और सबसे तेज सवाल आता है। तो सबसे धीरे कहाँ होता है उष्मा का संचरण? चालन में। और अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है? विकिरणन। ठीक है, वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनता है कि हम कमरों में ये जो ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग? रोशनदान। ठीक है, ऊपर रोशनदान क्यों लगाते हैं? तो इसको भी समझ लें। जब कमरा हमारा गर्म हो जाएगा तो गर्म चीजें किधर जाती हैं? ऊपर। अब ऊपर अगर रोशनदान ना हो तो कहीं से हवा निकल पाएगी गर्म वाली? नहीं, इसीलिए रोशनदान लगाया जाता है। इसीलिए यहाँ एग्जॉस्ट फैन भी लोग लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एग्जॉस्ट फैन क्या करता है? इसी वायु को खींचकर क्या करता है? कमरे के बाहर कर देता है। और अगर दरवाजा है तो दरवाजे से बताइए क्या आएगी? कैसी हवा आएगी? गरम गरम की ठंडी ठंडी? तो जवाब है ठंडा, क्योंकि ठंडी हवाएं हल्की होते भारी होती हैं तो वो नीचे आ जाएंगी, कमरा आपका ठंडा हो जाएगा। तो ये कॉज हुआ। ठीक है, अब ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले दे सकते हैं। चलिए अगला विकिरणन। विकिरण, ठीक है, रेडिएशन। यहां पर उष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के होता है। अंडरलाइन करिएगा, बिना माध्यम के संचरण होता है। ठीक है, और बिना माध्यम के अगर संचरण हो तो आपको बताया गया है, आप पीछे पढ़े हुए हैं कि बिना माध्यम के अगर कोई तरंग चले, बचपन से भी पढ़ा होगा, मैंने ना पढ़ाया हो तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम नादान हैं। ठीक है, तो ऐसी तरंगे क्या कहलाती हैं? याद करिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और उनकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जितना प्रकाश की चाल होती है उसके बराबर। तो विकिरणन क्या है? जब कोई भी चीज बिना माध्यम के संचरण कर ले। ठीक है, वहां पर हीट फ्लो बिना माध्यम के हो जाए। फिलहाल अगर हीट की टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे कि सर वो जरूर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता होगा, स्पीड उसकी सीधे सीधे प्रकाश के बराबर। इसलिए सबसे तेज संचरण यहाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे तेज उष्मा का संचरण, सबसे तेज उष्मा का संचरण यहाँ पर होता है हमारा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सबसे तेज उष्मा का संचरण यहाँ पर होता है। ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है। बातें समझ में आ गई हैं? कोई दिक्कत? ठीक है, अब कहेंगे इसका एग्जाम्पल, तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी तक किस माध्यम से आएगा? कहेंगे सर बीच में कोई माध्यम नहीं होता। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सूर्य से प्राप्त उष्मा हमारी क्या होती है? इसका एग्जाम्पल है विकिरणन का। ठीक है, चलिए
अब आगे चलते हैं। ये विकिरणन स्पेशली अवरक्त किरणों के रूप में होता है, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में होता है। और अगर कोई पूछे कि रेडिएशन सबसे ज्यादा कौन सा मतलब कौन सरफेस करता है, तो याद रखिएगा खुरदुरा तथा काला। खुरदुरा हो काला हो तो खुरदुरा भी बोनस है, और उस पर सोने का सुहागा होगा काला अगर होगा। तो सबसे अच्छा जो कह सकते हैं रेडिएशन कौन करता है, तो इसका हमेशा याद रखे रहिएगा, विकिरणन सबसे अच्छा काले पृष्ठ से होता है और खुरदुरा होने पर बोनस बढ़ जाता है। ठीक है, अभी अभी हमने Q/T पढ़ा, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वहां पर ध्यान दीजिए कि Q/T के लिए, यानी कि उसमें विकिरणन के फ्लो करने का जो रेट है यानी कि Q/T है, उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है, उसको स्टीफन फॉर्मूला कहते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं सिग्मा T⁴। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि E का मान प्रोपोर्शनल है T⁴ के, कांस्टेंट है, स्टीफन कांस्टेंट है, इसको हम स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। अभी हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, हम जब इंटरमीडिएट में आएंगे तो आएंगे। इक्वल रटना हमको फॉर्मूला, इस पर ऑब्जेक्ट हमारा न्यूमेरिकल आता है। तो Q/T या E, किसी भी चीज से उष्मा के रेडिएट होने की दर जो है, E बराबर क्या होगा, सिग्मा T⁴। इस नियम को हम लोग स्टीफन का शीतलन नियम कहते हैं, क्योंकि वहां से निकल रही है अगर हीट तो वो चीज ठंडी हो रही होगी, इसलिए शीतलन नियम। तो स्टीफन का एक कांस्टेंट और फॉर्मूला 4 घात पर डिपेंड करता है टेम्परेचर के। लेकिन इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी एक न्यूमेरिकल में इस पर कराऊंगा, आया भी है, एक क्या दो कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन में होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ताप किस में लिया जाएगा, केल्विन में लिया जाएगा, उसके अलावा और किसी चीज में ताप हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और भी ले लीजिए, उत्सर्जकता, क्योंकि जब उत्सर्जन हो रहा है तो ये भी पूछना जरूरी है। कोई भी चीज कितना उत्सर्जन कर रहा है या किस मात्रा में कर रहा है, इसको जानने के लिए हम एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, जिसे हम उत्सर्जकता या ई से दर्शाते हैं। और इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, किसी भी चीज पर कितना प्रकाश यानी कि कितना हीट पड़ रहा है बटे में उसकी एरिया और नीचे टी। ठीक है, ये चीज लगा देने से हमारा सवाल मिल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पर हमने हीट डाला, कितना हीट डाला, Q, इसकी अपनी निजी एरिया कितनी है, A। अब इसने T समय तक ये प्रकाश पाया हो, या इसका उल्टा भी ले सकते हैं कि अगर उसने Q प्रकाश यहां से निकाला, उत्सर्जकता जब बोल रहे हैं सॉरी, तब हमारा क्या होगा, वो प्रकाश निकाल रहा होगा। ठीक है, कितनी एरिया से, ये जिसका इसका जो भी पृष्ठ ऊपर हो, जितने समय में, अगर ये मान ले टाइम T हो, तो उस समय उत्सर्जकता का मान हो जाएगा E बराबर Q/AT। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखिएगा, वस्तु जब उत्सर्जन करना शुरू करता है कलर, तो मैंने बोला कि उच्च ताप पर अवरक्त, मतलब उससे निकलने वाली विकिरणन अवरक्त होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका ताप बढ़ाते हैं, तो उसका रंग कैसे कैसे बदलता है, इस पर गौर करेंगे। कई बार हमसे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, यहां तक कि IIT तक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रटने वाली चीज है, थोड़ा सा रट लेंगे, याद हो जाएगा। 500 डिग्री पर किसी भी चीज को गर्म करने पर उसका कलर मंद लाल होता है, मतलब हल्का हल्का रेड होता है। 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने अगर किसी भी चीज को गर्म कर दिया तो वो चेरी लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, चेरी जैसा लाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसने में आपने और 300 डिग्री की वृद्धि कर दी, यानी कि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा दिया, तो बताइए, गेस करिए, मंद लाल, चेरी लाल, बारी किसकी है, तो जवाब है नारंगी लाल की। कैसी, नारंगी लाल। ठीक है, अब नारंगी लाल हो गया, यानी कि उसका लाल का जो इंटेंसिटी है वो हमारा धीरे धीरे कम की तरफ आ रहा है। तो देखिएगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पीला हो जाता है, और अब इसकी बारी है इससे उच्च ताप के लिए, यानी कि 200 डिग्री और आपने बढ़ा दिया, तो इसका जो कलर दिखाई देगा वो श्वेत। यानी कि हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि कोई वस्तु जो थी वो लगभग हमें सर पाया 1200 डिग्री तापमान पर थी, तो उसका कलर कैसा होगा, तो क्या ऑप्शन हम देंगे सर, नारंगी लाल। अगर किसी ने कहा किसी वस्तु को हमने 2300 डिग्री तापमान तक गर्म कर दिया, तो उस समय या उससे 2300 डिग्री ताप प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहेंगे, उसको वहां से मिलने वाला कलर या दिखाई देने वाला रंग उससे प्राप्त होने वाला कैसा होगा, क्योंकि वो 1600 से ऊपर है, तो कैसा होगा, श्वेत प्रकाश होगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम लास्ट चीज समझने चल रहे हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले इतने पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे,
क्योंकि बहुत ही सिंपल और आसान न्यूमेरिकल हमारे ऊपर यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा अवशोषकता भी एक हेडिंग है, एब्जॉर्बिलिटी। ठीक है, अवशोषकता यानी कि एब्जॉर्बिलिटी। अगर कोई रेडिएट कर रहा है तो कोई सोखेगा भी, और कैसे, क्यों ऐसा होगा? आप जानते हैं उष्मा का प्रवाह उच्च से किधर होता है? निम्न की तरफ। एक गर्म बॉडी के बगल में एक ठंडी बॉडी रख दी जाए तो गर्म से हीट निकलेगा और ठंड वाले बॉडी की तरफ जाता रहेगा, धीरे धीरे जाता रहेगा और वो उसको सोखता रहेगा। यही तो हुआ। तो इसलिए अवशोषकता भी अगली टॉपिक बनी। इसके पहले आपने जो पढ़ा उसे क्या बोला मैंने? उत्सर्जकता यानी कि इमिसिबिलिटी, यानी कि आपके अंदर से कितना हीट निकल रहा है वो, और उसका फॉर्मूला पढ़ लिया, Q बाई क्या? 80। ठीक है, अब यहां पर आ रहे हैं हम एब्जॉर्बिलिटी यानी कि अवशोषकता। कोई भी पदार्थ कितना सोख लेगा इसे समझने के लिए हमने एक कांस्टेंट बनाया जिसे किससे दर्शाया जाता है? A से, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषकता कहते हैं। ये अवशोषकता क्या है? तो जवाब है टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, कोई बॉडी कितना हीट सोख लेता है बटे टोटल हीट फॉल ऑन बॉडी, किसी भी वस्तु पर। ठीक है, कितना प्रकाश पड़ा कुल नीचे और उसने कितना सोख लिया ये ऊपर। इसको थोड़ा डायग्राम से समझिए। अगर हमने यहां पर हीट दिया इस तरीके से Q, इसने क्या किया? अंदर अपने क्या रख लिया? Q1, और कितना निकाल दिया यहां से? Q2। तो यहां से ये फॉर्मूला A बराबर हो जाएगा Q1 बाई Q। ठीक है, और यहीं से एक चीज और भी समझ में आ गई, Q1 और Q2 को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए? Q। अब ये बात समझ में आ गई हो तो बड़े आराम से आप सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, कॉमन सेंस ये भी सुन लीजिए कि यहां पर जो चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी अवशोषक, कितना भी अच्छा हो जाए, क्या ये पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा? अगर आप पूरा भी कर ले गया तो क्या होगा? ऊपर Q और नीचे Q कट करके आ जाएगा 1, यानी कि A का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता। A का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? A का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जल्दी या प्रकृति में हमें ऐसे पदार्थ नहीं मिलते हैं जो आपका, जिनकी अवशोषकता 1 है। ठीक है, इसको अगर किसी का अवशोषकता 1 आ जाए तो उसे हम आदर्श कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श कृष्ण पिंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल काजल है जो लमसम 1 के आसपास वैल्यू देता है, 0.98 ऐसे कुछ है काजल के लिए। तो लगभग आपका इसके आदर्श कृष्णपिंड का एक अच्छा एग्जाम्पल बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको समझ में आया हो, और ये वाला पोर्शन अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी इस पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। 3 चीजें मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको। एक तो उत्सर्जकता, कभी कभी गलती से का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। Q बाई 80, Q उस पर पड़ने वाली उसमें उष्मा, A उस पृष्ठ का एरिया, सॉरी उत्सर्जकता है तो Q निकलने वाली उष्मा अपॉन A उसकी एरिया। ठीक है, जिससे वो ये हीट निकाल रहा है, T जितने समय में निकाल रहा है। आगे बढ़ा A का मान जितना हीट आपने एब्जॉर्ब किया बटे जितना आपके ऊपर टोटल पड़ा हुआ हो। ठीक है, ये हो गया। कृष्णिका का मान 1, और 1 आपने स्टीफन साहब का नियम पढ़ लिया है, E बराबर सिग्मा T के पावर 4। इतना अगर हमको एकदम से ओके है तो मुझे लगता है मित्रों मैं कुछ सवाल लगाऊंगा भी, और 100% बोलता हूं कि ये टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा मगजमारी भी नहीं है, तो आप आराम से लगा भी ले जाएंगे। यहाँ या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, न्यूमेरिकल, दोनों ही एकदम सस्ते और हलवा होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही बता दिए थ्योरी में, तो यहाँ पर अब पूछने का कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्टिव हम आपसे फिर से पूछे। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। डायग्राम मैंने दे दिया है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अच्छे से देख लीजिए। अब आइए न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इधर देखिएगा क्या है हमारा। क्या न्यूमेरिकल मैंने पूछा कि किसी पिंड की अवशोषकता यानी कि एब्जॉर्बिलिटी, अवशोषकता, इस पर काफी ऑब्जेक्टिव हमारे बनते हैं। 0.98
0.2 है। ठीक है, यदि उस पर 10 जूल, ठीक है, 10 जूल, ठीक है, उष्मा पड़े तो उसने, पहला क्वेश्चन बनेगा कितना उष्मा का अवशोषण किया, और क्वेश्चन दूसरा भी बनेगा उसने कितने उष्मा का परावर्तन किया। दो क्वेश्चन बनेगा, उसने कितने उष्मा का परावर्तन किया। एक, कितना उष्मा अवशोषित किया, ठीक है, दूसरा उसने कितने उष्मा का परावर्तन किया। चलिए क्वेश्चन को समझाने के लिए डायग्राम के साथ मजा आए, ताकि ये देखिएगा टोटल हीट इसके ऊपर जो गिर रहा है वो Q बराबर आपका 10 है, इसका एब्जॉर्बिलिटी का मान 0.2 है, तो कुछ ये सोख लेगा इसे हम Q1 और कुछ निकाल देगा जिसे हम क्या बोलेंगे Q2। ठीक है, तो चलिए जरा A बराबर क्या फॉर्मूला होता है, Q1 बाई Q, A का मान 0.2, Q1 पता नहीं, Q का मान 10 है, क्रॉस गुणा हुआ, Q1 बराबर कितना आ गया आपका 2 जूल। तो उसने कितना अवशोषित किया, अवशोषित ऊर्जा कितनी उसकी, अवशोषित ऊर्जा जो उसने अपने पास रख ली वो कितना है 2 जूल। हमने उसको दिया कितना था 10 जूल, तो हम पूछेंगे भैया कितना आपने बाहर वातावरण में निकाल दिया, कितना परावर्तित कर दिया, तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना 10। अब यहाँ बोलिए 2 लगाया, यहाँ Q2 बराबर 10 किया, इसको उधर किया तो Q2 बराबर 10 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 8 जूल। यानी कि उसने 2 जूल ऊर्जा अपने पास रख ली है और 8 जूल ऊर्जा क्या कर दी है, परावर्तित कर दी, तो ये परावर्तित ऊर्जा हो गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी पर आधारित। आसान है, इजी है। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा इसी तरीके से कि किसी, आया हुआ सवाल मैं ले लेता हूं, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन ले लेता हूं, ज्यादातर ये आपतित वाला ही पूछा और या तो अवशोषित हुआ या तो परावर्तन हुआ, यही ऑब्जेक्टिव यहां पर बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। 60 जूल ऊर्जा किसी पर आपतित होती है, आया हुआ सवाल है, उसके द्वारा 40 जूल ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है, तब पृष्ठ की अवशोषकता कितनी है। सिंपल सवाल, किसी पर 60 जूल हमने ऊर्जा गिराई, यानी कि Q बराबर कितना 60 जूल, ये पूछा गया सवाल है, और हमने क्या किया, यहां पर 40 जूल अवशोषित कर लिया। कितना अवशोषित कर लिया, 40 जूल अवशोषित कर लिया। अब सवाल ये है कितना हमने परावर्तित किया, Q2 कितना निकाला। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं Q2 कितना आएगा। ये जानने के लिए क्या करना है, कितना हम बोलेंगे सर जी Q बराबर, ये भी पूछा जा सकता है A कितना होगा, एब्जॉर्बिलिटी कितनी होगी, तो Q बराबर हमारा हो जाएगा, सॉरी A बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है मित्रों, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो देखिए आसान है, A बराबर क्या होता है कि कितना आपने उष्मा लिया और बटे कुल, तो ये 40 बटा क्या हो जाएगा 60, आराम से काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2/3, ये हो गया आंसर। अब बताएं कितना आपने निकाल दिया होगा, तो कुल ऊर्जा बराबर जितना आपने लिया और जितना आपने वातावरण को लौटा दिया, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, उधर क्या हो जाएगा Q2, इधर ले आइए, Q2 बराबर क्या आ जाएगा 20 जूल। तो दो आंसर आ जाएगा, A बराबर 2/3 और Q2 बराबर 20। ठीक है, चलिए अच्छा न्यूमेरिकल लगाते हैं, ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, अगर बात करें हम पॉलिटेक्निक एग्जाम की, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल हम स्टीफन पर आ जाते हैं, बहुत ही कॉमन बढ़िया सवाल है स्टीफन पर हमारे लिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु के ताप को 2 गुना कर देने पर, अब यहां पर 2 गुना 3 गुना आदि आ सकता है, तो क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें उत्सर्जित विकिरणन की दर कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं कितनी गुनी हो जाएगी, यहां पर 2 गुनी, 3 गुनी
कॉमन है, ये दोनों पूछा जाता है, कभी कभी 4 गुनी भी पूछा है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पकड़ा रहा हूं, देखिएगा क्या है। E बराबर, मैंने आपको क्या समझाया है, E बराबर क्या होता है, Q बाई टी, और ये होता है सिग्मा टी के पावर 4, या फिर इसी को मैंने बोला प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, यानी कि ये ताप के चौथे घात पर डिपेंड करता है। ताप के कितने, चौथे घात पर। आपने ताप को अगर दोगुना कर दिया तो डायरेक्ट आंसर दीजिए 2 के पावर क्या सर, 4, यानी कि कितना गुना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अगर आपने ताप तिगुना कर दिया होता, 3 के ऊपर 4, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, तिया 81। अगर आपने ताप 4 गुना कर दिया होता तो 4 के पावर 4, 4 चौका 16, चौका 64, 64 गुणे 4, 4 चौका 16, और 4 छक्के 24, 24 एक 25, यानी कि 256। यानी कि सवाल दो गुना होता तो आंसर होता हमारा उसमें विकिरण 16 गुना हो गया, तिगुना होता 81 गुना, 4 गुना सवाल पूछा होता 256 गुना। पॉपुलर क्वेश्चन है मित्रों, ये केवल पॉलिटेक्निक के लिए नहीं, कंपटीशन, हायर कंपटीशन तक में भी पूछा जाता है, यानी कि आईआईटी मेंस तक के एग्जाम्स में ये सवाल और इसके बाद वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जरा एक और लगा लेते हैं यही इसी पर। ए तथा बी समान आकार के, आकार एवं माप के, ठीक है, माप के हैं, ठीक है, यदि बी ए की अपेक्षा 64 गुना विकिरण करे, ठीक है, विकिरण करे, तथा ए का ताप 927 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बी का ताप, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, बी का ताप कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। अब चलिए जरा यहां पर हम क्या कहेंगे, आपका सवाल लगाने के लिए कि सर ए और बी में एक कंपेयर दिया, जरा ध्यान दीजिएगा, ए कर ले और ई बी कर ले, जरा ध्यान से देखिए, ए और बी समान आकार एवं समान माप के हैं, जिसमें बी ए की अपेक्षा 64 गुना, बी ए का कितना है 64 गुना, ठीक है, ये दे रहा है, ठीक है, यानी कि ई ए इंटू 64 बराबर क्या हो जाएगा, ई बी, चलेगा। अब कहता है यदि ए का ताप, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए इज 927 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ बी क्या होगा। कितना आसान सवाल है, लेकिन अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसको नीचे भेजिएगा, 64 बराबर ईबी का मतलब हम कहेंगे यहां पर सिग्मा टी के पावर 4b, ठीक है, सही है। इधर देखिए ई बराबर सिग्मा टी के पावर 4, नीचे सिग्मा टीबी के पावर क्या लगा दे 4, ये दोनों सिग्मा हमारे कट गए। अब यहां पर देखिए जल्दबाजी क्या है, यहां पर हम 64 को लिख सकते हैं 4 चौक 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, या फिर 4 चौका 16 चौका 64, ठीक है। यहाँ 64 के बजाय मैं आपका गुना थोड़ा सा चेंज कर दूं, 256 ही कर दूं, तो आपके लिए थोड़ा समझाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 256 कर दिया। अब बताइए जरा 256 कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, तो इसे 4 पर 4 लिख सकते हैं। उधर टीबी नीचे ऊपर टीबी नीचे टी ए, ठीक है, हो जाएगा। इसको जब आप नीचे भेजे होंगे तो यही तो हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 64 के बजाय मैंने 256 कर दिया, तो 256, यहाँ पर 256 बराबर ईबी बाई क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, ये लगा दिया, इस तरीके से आ गया हमारा। अब बोलिए जरा 4 पर 4 आ गया, अब बोलिए यहाँ पर नीचे क्या हमारा टी ए है, ये हमारा हो गया पूरे पर 4, ठीक है, ये 4 को क्या किया, काट दिया। टीबी बराबर क्या हो जाएगा 4 टाइम टी ए। अब बताएं जरा क्या आंसर आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी बहुत लोग 927 लिखकर बैठ जाएंगे, पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था यहाँ ताप किसमें होगा, केल्विन में, ताप किसमें होगा, केल्विन में, तो इसे केल्विन में बदलना अनिवार्य है। केल्विन में बदलने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 927 में 273। डिग्री सेंटीग्रेड ताप को केल्विन ताप में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है, तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 9 2 11 1 12, तो यहाँ 1200 आ गया, तो यहाँ पर 1200 केल्विन बोला जाएगा। यहाँ हमने भी 1200 लगा दिया, तो टीबी का ताप कितना होगा, 12 चौक 4800, यानी कि 4800 केल्विन, ठीक है। आंसर क्या होगा 4800 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 273 घटा दीजिए, आपको डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अंतिम सवाल की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतिम न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन ये है
कि हमारा एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मैं डायग्राम के साथ दे रहा हूं जानबूझकर, इसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर इस पर बोलता है इसके द्वारा जो विकिरणन की मात्रा है वो हमको 1200 जूल दिया है और समय दिया है 10 सेकंड। समय क्या दिया है? 10 सेकंड। यानी कि 100 मीटर स्क्वायर का एक हमारे पास पृष्ठ है और उससे उष्मा का जो प्रवाह बाहर की तरफ हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1200 जूल। और कितने देर में? तो जवाब है सर 10 सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है इसकी उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी। क्या पूछा गया है? उत्सर्जन क्षमता कितनी होगी। तो जरा बताइए उत्सर्जन क्षमता कैसे निकलेगी? वही इमिसिबिलिटी की बात हो रही है। बराबर क्या होगा? Q बाई क्या? 80। सब पका पकाया है मित्रों। 1200 नीचे 100 गुणे 10, ये जीरो दोनों काट दीजिए, फिर कहिए 1.2। इमिसिबिलिटी इसकी कितनी है? 1.2 है। तो उम्मीद करते हैं आज के सारे न्यूमेरिकल्स और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मजा दिए होंगे, बहुत आसान भी लगे होंगे। इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे आपका काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए और थोड़ा सा रिपीट करिए। एक बार इन्हीं सवालों को घर पर लगा लीजिए तो भी सारा आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका कोऑपरेशन ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत और मैं वेट कर रहा हूं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का। तो प्लीज कुछ कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा, अच्छा बुरा जो भी होगा, ठीक है। धन्यवाद।